Hello friends, my name is Dinesh and I welcome you all to our चैनल ऑफ अतुल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्पेशली टीवाई बीकॉम के लिए बनाया गया है। बट अगर आप किसी और स्टैंडर्ड में हैं और आप ये इको का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और मिनिमम टाइम के अंदर। तो एमसीक्यू नंबर 1, इंस्टीट्यूशन दैट इंगेज इन मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ सेविंग। बच्चे, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो फंड को मोबिलाइज करता है, फंड को एलोकेट करता है, कोई से भी सेविंग को एलोकेट करता है? वो कौन होता है? क्या वो बैंक होता है, क्या वो कमर्शियल्स होते हैं, या वो एजुकेशनल होते हैं? बच्चे, अगर आप राइट देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा दो एमसीक्यूज़ के अंदर, दो पॉइंट के अंदर। बट जो एकदम राइट आंसर है वो फाइनेंशियल होगा, बिकॉज जो फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं वो फंड को मोबिलाइज करते हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू सम अदर सेक्टर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अभी एमसीक्यू नंबर 2, विच स्टैट्यूटरी बॉडी इज हैविंग पावर रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? ये क्या बोल रहा है, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग रूल्स कौन बनाता है? तो वो आपने भी शायद पढ़ रखा होगा, वो कौन होता है? सेबी होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सेबी है। उसके जो अदर आंसर है वो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अदर आंसर्स की। इस एमसीक्यू नंबर 3, अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 17 टू डैट डैश। बच्चे, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आया था, जो भी रिफॉर्म्स आए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के अंदर जो रिजर्व सेक्टर थे वो 17 था। बट रिफॉर्म्स आने के बाद वो 17 से कितने हो गए? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चे वो 8 हो गए। ठीक है, 17 से 8 पे हमने लेकर आ गए थे। आगे के एमसीक्यूज देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेन कैपिटल आता है, अगर कोई एफडीआई आती है, इन शॉर्ट अगर आप एफडीआई कहना बहुत गलत होगा, मतलब कोई भी कैपिटल आता है तो वो कहाँ से आता है? क्या हम लोग लोन लेते हैं? क्या हमारे पास एफडीआई आती है? बच्चे, इसका जो राइट आंसर है, आप सोचेंगे कि हम लोन भी लेते हैं और एफडीआई भी आती है, बट इसका जो बच्चे मैंने जो गूगल किया, इसका जो राइट आंसर है बच्चे लोन फ्रॉम अब्रॉड। हम ज़्यादा करके लोन ही लेते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है हमारी कंट्री में। अगर आप दूसरी कंट्री का कंपेयर करेंगे लाइक चाइना का, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है किसी और कंट्री का, बट हमारी कंट्री में अब्रॉड की कंट्री का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है बच्चे वो लोन फ्रॉम अब्रॉड होगा, ना कि बोथ होगा। ठीक है, अभी आगे का एमसीक्यू देखिए। फिजिकल डेफिसिट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज मेट बाय। क्या बोल रहा, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? अच्छा, फिजिकल डेफिसिट अगर मैं बता दूं आपको, जहाँ पे फिजिकल डेफिसिट वो होता है जहाँ पे आपकी इनकम, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने क्या किया है, आपने जो भी रिवेन्यू जनरेट की है, आपने जो भी रिवेन्यू जनरेट की है वो कम है और आपका जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो हम जो गैप है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो हम कैसे पूरा करते हैं? क्या हम वो टैक्सेस लगा के करते हैं? क्या हम लोग गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच के करते हैं? क्या हम बोरो करते हैं? अगर आप मेजॉरिटी का अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो हम सब कुछ करते हैं, ज़्यादा करके हम बोरो भी करते हैं, हम टैक्स भी लगाते हैं, गवर्नमेंट शेयर्स भी सोल्ड आउट करती है। बट बच्चे, इसका राइट आंसर है बोरोविंग। गवर्नमेंट ज़्यादा करके बोरो करती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, मैक्सिमम टैक्स लगाएंगे तो टैक्स पेयर क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट शेयर ज़्यादा बेचेगी तो डिसइन्वेस्टमेंट का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फिजिकल डेफिसिट का जो गैप है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, वो पूरा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोरोविंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी आगे का जो एमसीक्यूज है, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज यूजफुल बिकॉज ऑफ। अच्छा, क्या बोल रहा है? इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई है वो इनवर्ड है, मतलब अगर हमारे कंट्री में क्या हो रही है बच्चे, एफडीआई आ रही है, वो कब यूज़फुल होगा? क्या एफडीआई से टेक्नोलॉजी आएगी? यस, आ सकती है। क्या हमारे पास पैसा आएगा? क्या फॉरेन एक्सचेंज आएगा? हाँ, वो भी आएगा ऑफकोर्स। जब किसी कंट्री का कोई कॉरपोरेट आता है, कोई कंपनी आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिक्स एसेट के अंदर, तो ऑफकोर्स वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में पैसे लेकर आती है। जो थर्ड पॉइंट है, ब्रिंग इन मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। क्या वो जो भी एफडीआई करने वाला है, क्या वो स्पेशलाइज होता है अपने काम में? बोल सकते हैं वो होता भी है। तो बच्चे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑल होगा। यस, तीनों के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सो ऑल विल बी अ राइट आंसर। अभी आगे का एमसीक्यूज देखते हैं बच्चे। द फॉलोइंग आर द चेंजेस ऑफ विच पॉलिसी SLR CRR reduced by RBI to increase the availability of fund, bank rate reduce and SEBI mandatory।
इसमें क्या बोला है कि जो आरबीआई कर रही है वो एसएलआर को और सीआरआर को इंक्रीज कर रही है, बैंक रेट को कम कर रही है। अच्छा, ये जो आरबीआई क्या करता है, आपने सुना होगा दो टाइप की पॉलिसी होती है, दो टाइप की पॉलिसी होती है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है, और जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं वो एसएलआर सीआरआर को रिड्यूस कर रहे हैं, जो आरबीआई कर रहा है, बैंक रेट को रिड्यूस कर रहा है। ये कौन करता है बच्चे, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ही करेगी, ये फिस्कल पॉलिसी का कोई चांस ही नहीं है। और एफडीआई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसका भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो मॉनेटरी पॉलिसी होगा। अगर मैं सीआरआर और एसएलआर में कोई चेंज ला रहा हूँ, बैंक रेट में कोई चेंज ला रहा हूँ, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। एमसीक्यू नंबर जो आगे का है, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर एंड माइनॉरिटी सेल के बारे में बोला है। अच्छा, टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या होता है, अगर जब मैं टैक्स लगाता हूँ सो दैट इज़ व्हाट टैरिफ बैरियर। अगर मैं टैक्स नहीं लगाता हूँ, कुछ कंडीशंस रखता हूँ, तो वो क्या होगा, नॉन टैरिफ बैरियर होगा। तो अभी आप इसमें आपको पढ़ना है ऑप्शंस, आपको जो राइट लगेगा वो आपका राइट आंसर होगा। टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर में पहले क्या बोला, इम्पोज ऑन अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या वो राइट लग रहा, देखते हैं आगे। इम्पोज ऑन इम्पोर्ट टू मेक देम कॉस्टली। अच्छा, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये जो इम्पोर्ट पे हम क्या लगा रहे हैं, इंपोर्ट पे हम कुछ इम्पोज कर रहे हैं ताकि वो महंगा हो जाएगा, इट मीन्स हम इंपोर्ट का प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल सा मुझे समझ में आ रहा है टैरिफ बैरियर के चांसेस इसका हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि जो फर्स्ट का सेकंड आंसर कौन सा है। यस, जो 1A और B में फर्स्ट का सेकंड है। नॉन टैरिफ देख लेते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या, इम्पोज ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ये भी इसका राइट आंसर है। इसमें जो क्या हो रहा है, ये एक्सपेंसिव नहीं हो रहा, कॉस्टली नहीं हो रहा, बट ये कहीं ना कहीं से मिलता जुलता है, कोई कंडीशन यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो इसका अभी हम देखना है कि सेकंड का फर्स्ट आंसर कौन सा है, तो मुझे ए दिख रहा है, ए इसका बहुत राइट आंसर लग रहा है। बट माइनॉरिटी सेल देख लेते हैं बच्चे। माइनॉरिटी सेल कभी होता है जब एक कंपनी टेक ओवर होती है या फिर सोल्ड होती है किसी दूसरी कंपनी को, तो उसके कुछ शेयर होल्डर होते हैं, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें, उसे हम माइनॉरिटी सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं आंसर, इक्विटी इज ऑफर्ड टू इन्वेस्टर थ्रू डोमेस्टिक पब्लिक इशू। ये काफ़ी मिलता जुलता है, इक्विटी शेयर से बात कर रहा है, बाकी ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ये ऑप्शन के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे ये सी का थर्ड इसमें दिख रहा है, और ये मेरा राइट आंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभी आगे का देखते हैं हम। द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम विथ प्रॉम्प्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हमें क्यों लाना पड़ा था, क्या रीज़न था, क्या पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर था, हाँ ये भी था उस टाइम पे शायद, क्या हाई टैक्स रेट थे, ये भी शायद थे मेरे हिसाब से, क्या फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था, ये सबसे ज़्यादा था बच्चे, ये सबसे ज़्यादा था। अगर आप देखोगे उस टाइम पे हमने पुअर परफॉर्मेंस भी था, इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बट इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप ऑल ऑफ दिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से सही होगा, बट जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि जो मेन जो इसका आंसर है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, ना कि ये भी आंसर है, इसका सपोर्टरी आंसर है, बट एकदम करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस होगा। 1991 में हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया था, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी लाया था बच्चे, उसका मेन मोटो था कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसीज है वो बहुत ही एक्सचेंज रिजर्व है काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए हमें ये पॉलिसी को लाना पड़ा था। बिकॉज अगर हमारे पास अगर फॉरेन करेंसीज अगर नहीं होंगी तो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं हम लोग हमसे ट्रेड करने से डरेंगे, बिकॉज हम उनका डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं उनके पेमेंट का, ठीक है। तो इसका बच्चे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ गया होगा। अभी आगे देखते हैं, रीज़न विच गिव इंपॉर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन लाने का मोटो क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्यों लाया गया होगा, क्या डिक्लाइन इन प्राइवेट मोनोपोली, ये तो एकदम उल्टा बोल रहा है। अगर प्राइवेटाइजेशन लाएंगे तो हम डिक्लाइन का कोई चांसेस ही नहीं होता, ये तो एकदम रॉन्ग है। दूसरा, फेवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर प्राइवेटाइजेशन आएगा तो सोशल वेलफेयर कैसे आएगा, सोशल वेलफेयर तो गवर्नमेंट में आता है, राइट। थर्ड, रिड्यूस द कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। यस, ये एकदम राइट लग रहा है मुझे, ठीक है। बिकॉज जब प्राइवेटाइजेशन आएगा, जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होता है वो चाहेगा कि जो भाई मेरा जो वेस्टेजेस होगा, मेरे जो लॉसेज होंगे वो कम होनी चाहिए, बिकॉज वो उसको ही इनकर करना है, उसको ही सफ़र करना है, ठीक है। तो ये मुझे राइट आंसर लग रहा है। बट फोर्थ पढ़ लेते हैं हम जरा। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एग्जिट पॉलिसी फॉर सीक पब्लिक एंटरप्राइज। क्या बोल रहा है, प्राइवेटाइजेशन लाया हमने, क्यों लाया, बिकॉज हमें एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। बट
एक ये तो चलो ठीक है मान लिया, बट इसके बाद क्या बोल रहा है, एग्जिट पॉलिसी फॉर सीक पब्लिक एंटरप्राइज। ये बच्चे क्यों, बिकॉज अगर मैं प्राइवेटाइजेशन लाऊंगा तो मुझे पब्लिक को हटाना है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। पब्लिक जो पब्लिक सेक्टर है वो भी रहेंगी, तो ये जो थोड़ा निगेटिव हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा और सी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द मेन चेंजेस इन फिजिकल पॉलिसी आर, फिजिकल पॉलिसी मैंने आपको अभी बताया, फिजिकल पॉलिसी कौन लेकर आता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। और एक मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई लाती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा, द मेन चेंजेस इन फिजिकल पॉलिसीज आर, क्या क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, क्या सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट कन्वर्टेड इनटू मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट होता है, या फॉरेन एक्सचेंज मेड मोर लिबरल। इसका देखोगे बच्चे तो सबका सब आपको पॉजिटिव पॉइंट ही दिखेंगे आपको, इसलिए इसका ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ, क्या बोल रहा, जो एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है बच्चे वो कौन सी ईयर में आया था, तो ये आपके बुक का चैप्टर है और बहुत ही आपने अगर देखा होगा कभी बुक खोल के तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, जो 2000 में आया था। और 2000 से और कोई दूसरा कोई ईयर नहीं है, तो आपको करेक्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा अगर आपको मंथ याद नहीं है तो भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज वर्क सोली टू मॉनिटर एंड अरेंज फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर है उसको क्रेडिट कौन देता है, उसको लोन कौन देता है। लोन मतलब अगर उनको अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है खेती करने के लिए, तो उनको पैसे कौन देता है, क्या वो आरबीआई देती है, नहीं आरबीआई तो नहीं देती होगी, सेबी देती है, सेबी तो कैपिटल मार्केट में आता है। क्या सिडबी देती है, बच्चे सिडबी किसको देती है, इंडस्ट्रीज़ को, छोटे इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंडस्ट्री को देती है। तो इसका बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड, हाँ इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, आरबीआई बैंक्स के लिए होता है, और सेबी कैपिटल मार्केट के लिए होती है। तो इसका एक ही मेरे पास ऑप्शन बचता है, नाबार्ड, और नन ऑफ दिस का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक होता है ये, ठीक है। इंडियन कमर्शियल बैंक आर कैटेगराइज इन, अच्छा कमर्शियल बैंक के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के बैंक होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक होती है, फॉरेन बैंक वो भी है, क्या प्राइवेट बैंक होती है, ऑफकोर्स होती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज, अच्छा जो एलआईसी है जिसको हम सबसे बड़ा प्लेयर बोलते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, उसको गवर्नमेंट कब किया गया, नेशनलाइज कब किया गया था बच्चे, तो वो हुआ था 1956 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर को जो रेगुलेट करता है वो कौन है, तो बच्चे वो आपने सुना होगा, आरबीआई बैंक के लिए है, आईआईडीए देखते हैं, सेबी किसके लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, तो आईआईडी का काफ़ी ज़्यादा चांस है, और ये कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको गूगल कर लीजिएगा। तो बच्चे इसका जो आंसर होगा वो आईआईडीए, अगर इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है तो वो आईआईडीए करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, बच्चे कौन सा टर्म है जो इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं आता है, क्या एन्यूटी आता है, एन्यूटी मतलब प्रीमियम टाइप का, यस आता है, कवरेज भी आता है, इंडेमनिटी मतलब लॉस को कवर करना होता है, ये तीनों आते हैं, बट मिसयूज अलर्ट ये काफ़ी अलग सा पॉइंट है जो काफ़ी इररिलेवेंट है, कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चे मिसयूज अलर्ट आएगा। विच ऑफ द फील्ड इज एक्चुरियल साइंस एसोसिएट, अच्छा एक्चुरी बंदा क्या होता है, एक एक्चुरी होता है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। वो एक्चुरी कौन होता है, एक्चुरी एक एक्सपर्ट होता है जो इंश्योरेंस के बारे में क्लेम बताएगा, सेटलमेंट करवाएगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होना चाहिए, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल बंदा होता है। तो मैंने आपको बता भी दिया एक्चुअल कौन होता है, जो इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में काम करता है, तो आपको समझ गया होगा एक्चुअली ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर, अच्छा अगर एक्सपोर्टर है जो कि ट्रेड करते हैं किसी अदर कंट्री के साथ, अगर उनको इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होता है, उनको कौन देगा, क्या नाबार्ड देगा, नाबार्ड तो अभी हमने पढ़ा, ये तो किसानों को देता है, क्या सिडबी देगा, ये तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को देता है, आईआईडीए तो इंश्योरेंस है, बट एकदम मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्टर को हमें देना है, एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस देना है, तो बच्चे वो कौन देगा, ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये वो देता है, ईसीजीसी देता है। आगे बढ़ते हैं, द इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट अ फिक्स अमाउंट फ्रॉम इट्स कस्टमर एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अच्छा अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस के लिए आपको टाइमली पेमेंट करना पड़ता है, वो पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए, पॉलिसी को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए। तो जो प्रीमियम जो पे करते हैं, जो अमाउंट आप पे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ गया होगा, जो आप इंश्योरेंस लेते हैं और टाइमली पेमेंट करते हैं 6 मंथ में, मंथली, एनुअली जो भी आप करते हैं उसे हम प्रीमियम कहते हैं,
ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कितने टाइप का इंश्योरेंस रहते हैं बच्चे, इसमें जो ऑप्शन में दिया है, क्या लाइफ इंश्योरेंस होता है, हाँ होता है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये भी होता है, क्या लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है, यस बच्चे ये भी होती है, आप गूगल करिए इसको, तो ऑल ऑफ द थ्री आंसर आपका राइट निकलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, अच्छा इंडियन मनी मार्केट का कौन सा पार्ट नहीं है, कौन पार्ट नहीं है इसके अंदर, क्या बिल मार्केट है, आई होप होना चाहिए, कैपिटल कॉल मनी मार्केट है, ये भी देखते हैं, इंडियन गोल्ड काउंसिल है, क्या बैंक है, बच्चे बैंक बहुत अलग लग रहा है, इंडियन गोल्ड काउंसिल ये भी बहुत अलग लग रहा है, तो अगर आप कंफ्यूज होंगे दो के बीच में होंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो बैंक होगा, ठीक है, बैंक समझ रहे हो, सॉरी बैंक भी आता है, इंडियन गोल्ड काउंसिल नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे इंडियन गोल्ड काउंसिल होगा, इवन बैंक भी मनी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है बच्चे। आगे का पॉइंट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट देना है, क्रेडिट का रिपोर्ट क्रेडिट मतलब ये पता है क्रेडिट स्कोर होता है कि जैसे अगर मुझे बोलना है कि आपको 10 आउट ऑफ कितने मिले, मैं बोलता हूँ कि आपको 10 आउट ऑफ 9 मिले, तो जो 9 का है आपका ये क्रेडिट है, तो वैसे ही इंश्योरेंस के अंदर वैसे ही मतलब नॉट इंश्योरेंस बट किसी भी मतलब अगर किसी कंपनी को अगर क्रेडिट देना है, इसका स्कोर देना है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये कौन देता है, तो बच्चे वो सेबी देती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट के अंदर क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी मतलब टाइप का फ्रॉड ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, तो उसका क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सेबी देती है, ठीक है। एफडीआई रिफर्स टू, अच्छा एफडीआई का फुल फॉर्म आपको क्या पता है, क्या फिक्स डिपॉजिट होता है ना, ये तो नहीं होता, क्या एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यस ये होता है, क्या ये तो दोनों एकदम अलग पॉइंट है, फिर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वो बी हो जाएगा। बॉन्ड इश्यूड बाय इंडियन एंटिटी आउटसाइड द इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी आर नोन एज, बच्चे आपने बॉन्ड सेल किया है, हाँ आपने बॉन्ड सोल्ड किया है, बॉन्ड आपने बेचा है, बट बॉन्ड आप क्या करते हैं कंट्री के बाहर बेचते हैं, बट बॉन्ड पे वो इंडियन रुपीज़ के अंदर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर आप देते हैं, तो बच्चे उससे हम कहते हैं मसाला बॉन्ड, क्या कहते हैं मसाला बॉन्ड, ठीक है। अदर बॉन्ड के बारे में गूगल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मेन प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा कौन सा इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है, क्या आपने अगर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा, इंडोमेंट ये होता है, टर्म भी होता है, होल लाइफ भी होता है, बट ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऐसा कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर द इंश्योरेंस विच कैन नॉट बियर बाय देम टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बोल रहा है एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अपने रिस्क को एक जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी मान लेते हैं, आदित्य बिरला करके एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और एक टाटा एआईजी करके एक इंश्योरेंस कंपनी है। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी अगर जैसे मैंने कोई इंश्योरेंस करवाया है आदित्य बिरला के पास, बट अगर आदित्य बिरला को लगता है कि जो क्लेम जो सेटलमेंट करना होगा एट द एंड ऑफ पीरियड वो मैं कैपेबल नहीं हूँ क्लेम देने के लिए, तो आदित्य बिरला खुद मेरा इंश्योरेंस टाटा एआईजी से निकलवा लेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या इसे हम बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं, क्या इसे हम एक्चुअली कहते हैं, क्या इसे टीपीए कहते हैं, क्या इसे री इंश्योरेंस कहते हैं, बच्चे इसे री इंश्योरेंस कहते हैं। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने क्लाइंट का किसी और से भी इंश्योरेंस लेके रखती है उसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं, मतलब इंश्योरेंस को फिर से करवाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कस्टमर ऑफ री इंश्योरेंस, अच्छा री इंश्योरेंस कौन करवाता है, मैंने बोला आदित्य बिरला ने इंश्योरेंस करवाया, किसके साथ करवाया, टाटा एआईजी के साथ करवाया बच्चे, तो इसके अंदर जो इंश्योरेंस करने वाला कौन है वो आदित्य बिरला है, ठीक है, और इंश्योरेंस देने वाला टाटा एआईजी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कस्टमर कौन होता है री इंश्योरेंस का, तो बच्चे इंश्योरेंस कंपनी होती है, कौन होती है इंश्योरेंस कंपनी होती है इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इन विच इंश्योरर शुड सेटल अ क्लेम व्हेन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड, अगर जैसे क्लाइंट ने अगर सब डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बनती है वो कितने दिन में उनको क्लेम देगा, तो बच्चे उसका जो पीरियड होता है 30 डेज होता है, ठीक है। इंडियाज एग्रीकल्चर इंश्योरर, अच्छा बोल रहा हूँ अगर आप मान लीजिए अगर आपको इंश्योरेंस करना है, इंश्योरेंस करवाना है, बट आपको एग्रीकल्चर करवाना है, किसका एग्रीकल्चर का, ठीक है। नॉर्मल अगर आप देखोगे रियलिटी में ऐसी कोई अभी कंपनी अभी तक आगे नहीं आई है जो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करेगी, इंडेमनीफाई करेगी, बट फिर भी एक कंपनी है जिसका नाम क्या है किसान बीमा संस्था, एक टाइप की संस्था है जो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस देती है, सॉरी एग्रीकल्चर के लिए इंश्योरेंस देती है, इसका नाम क्या है किसान बीमा संस्था, ना ही जीआईसी होगा, ना ही नाबार्ड होगा, ना ही एआईसी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस, अच्छा कौन सा वर्ड इंश्योरेंस बिजनेस के रिगार्डिंग रिलेटेड है, तो आर्चीव ये तो कुछ भी बोला हुआ है, आर्चीव जैसा कुछ नहीं होता, डोनेशन ये तो कुछ भी है, क्वेस्ट भी कुछ भी होता है बच्चे, बट एक्चुअली मैंने आपको बताया एक्चुअली कौन होता है, एक प्रोफेशनल बंदा होता है
जो क्लेम सेटलमेंट ये सब के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा हम ये देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्लेज पेमेंट ऑफ एन एग्रीड अपॉन अमाउंट टू अ पर्सन ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कवर्ड अगेंस्ट इज टेक्निकली नोन एज। क्या बोल रहा, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया है एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक अमाउंट आप मांगेंगे कंपनी से, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, क्या हम डेथ कवरेज कहेंगे ना, क्या हम सेविंग फॉर फ्यूचर कहेंगे ना, क्या पीएफ कहेंगे ना। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपकी डेथ हो जाती है और आप कंपनी से एक श्योरिटी चाहते हैं कि मेरे डेथ के बाद कुछ अमाउंट मेरे फैमिली को दिया जाए, उससे हम कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। बच्चे अभी हम जो कुछ कर रहे हैं, अभी हम ये हमारा एमसीक्यूज था, बट अभी मैं कुछ टर्म डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे हम इकोनॉमिक कर रहे हैं, और ये तो मेरा एक पहला वीडियो है इकोनॉमिक का, बट इसके बाद मैं 2-3 वीडियोस और अपलोड करूँगा जिससे मैं पूरा बुक का एमसीक्यूज कवर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैनल पे अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी वहाँ पे दिया होगा बच्चे, कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलो कुछ टर्म को डिस्कस करते हैं। नेम द 3 कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। अच्छा कैपिटल मार्केट में कौन कौन आता है बच्चे, तो पहला आता है इक्विटी मार्केट, दूसरा आता है डेट मार्केट, तीसरा आता है डेरिवेटिव मार्केट। आप याद रखिएगा कैपिटल मार्केट के अंदर ये जो कंपोनेंट है वो भूलना नहीं आपको, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट कैपिटल मार्केट। अच्छा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो बच्चे वो है सेबी करता है, ठीक है। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अच्छा मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो आपने शायद पढ़ा होगा बट फिर भी रिपीट कर देते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये आपने शायद ना पढ़ा हो चलेगा, और बिल रीडिस्काउंटिंग, ठीक है। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, वो सब भी आता है। कैटेगराइज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। अच्छा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को अगर हम आगे ब्रॉड में डिस्कस करेंगे तो उसके 2 पार्ट है, पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे शेयर्स पहली बार इश्यू किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे सेम शेयर्स को बार बार खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। अच्छा गिल्ड एज मार्केट क्या होता है, गिल्ड एज मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है, ये हाईली सिक्योर्ड होता है। नेम द टाइप ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट। अच्छा एक होता है रेपो होता है, मैं भी ये डिस्कस कर देता हूँ एक बार, एक होता है रिवर्स रेपो, ठीक है। बच्चे रेपो रिवर्स रेपो में फ़र्क क्या है, जब रेपो मतलब कैसा होता है ना, जब बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बैंक रेपो के अंदर पैसे लेती है। बट जब आरबीआई चाहती है कि मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन हो गया है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई अपने सिक्योरिटी को होल्ड करती है और बैंक को बोलती है आप मेरी सिक्योरिटी खरीदो, ताकि जो बैंक का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चे एक एग्रीमेंट होता है सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का, उसे हम रेपो और रिवर्स रेपो कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है बच्चे, तो मार्केट रेपो है, आरबीआई रेपो है, ट्रेजरी बिल है, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। आप एक बार देख लीजिएगा टर्म को, ठीक है। व्हाट इज द टेनर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ओवरनाइट मार्केट। बच्चे अगर ट्रांजेक्शन किया जा रहा है एक ओवरनाइट मार्केट के लिए, तो उसका बोल रहा है टेनर, टाइम पीरियड कितना होगा बच्चे, तो 1 दिन का होगा। सिंपल सी बात है, वर्ड में लिखा हुआ है ओवरनाइट करके, ठीक है। अच्छा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट का मतलब आपने सुना होगा जहाँ पर हम फॉरेन करेंसीज को खरीदते हैं और बेचते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे अगर येन चाहिए, जापानीज़ येन चाहिए, तो मैं अपने इंडियन रुपीज़ दूंगा और जापानीज़ येन लूँगा। मुझे डॉलर चाहिए तो मैं इंडियन रुपीज़ दूंगा, डॉलर लूँगा। बच्चे ऐसा फॉरेक्स मार्केट में पॉसिबल है, जहाँ पे एक बहुत सारी करेंसी, मल्टी करेंसीज आती है और ट्रांजेक्शन होता है, ओके। स्ट्रिप्स क्या होता है, स्ट्रिप्स नॉर्मल आपको नहीं पढ़ना, स्ट्रिप्स मतलब एक बॉन्ड से रिलेटेड है। अगर पूछा जाएगा कौन सा वर्ड बॉन्ड से रिलेटेड, तो आपको स्ट्रिप्स लिखना है, जहाँ पे एक जीरो एक बॉन्ड उसका रियल अमाउंट सेलेक्ट करके बात की जाती है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऑन विच डे इन अ वीक डज आरबीआई कंडक्ट द ऑक्शन टू इश्यू द ट्रेजरी बिल। बच्चे कौन से दिन में ऑक्शन किया जाता है ट्रेजरी बिल को बेचने के लिए, बोल रहा कौन सा वो दिन होता है बच्चे, तो ये सिंपल सी बात है, ये किस में है, हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को ट्रांजेक्शन्स की एक ऑक्शन किया जाता है ट्रेजरी बिल को बेचने के लिए। और एक बात, ट्रेजरी बिल कितने अमाउंट में इशू की जाती है, तो बच्चे 25,000, ये भूलना नहीं आपको, 25,000 हर 25,000 के मल्टीपल में से इशू किया जाता है। और ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे पूछा जाता है नॉर्मली, क्या डिस्काउंट पे, पार पे, प्रीमियम पे, तो आपको डिस्काउंट लिखना है। और व्हाट इज़ कमर्शियल पेपर। अच्छा कमर्शियल पेपर क्या होता है, कमर्शियल पेपर अगर एक कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए होता है, तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। और ये कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट, जिसका रेटिंग काफ़ी अच्छा हुआ है। हमने पढ़ा ना अभी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो सेबी देती है, तो एक हाईली रेटेड कॉर्पोरेट को अगर पैसे चाहिए होते हैं तो कमर्शियल पेपर इशू किया जा सकता है। और ये कौन इशू करता है, जिसका एटलीस्ट नेटवर्थ 5 करोड़ होना चाहिए, 5 करोड़, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नॉर्मल एक टाइप का एक डिपॉजिट, एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसके अंदर अगर आप कुछ पैसे जमा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। पर देखते हैं ज़रा हम इसको। सर्टिफाइड डिपॉजिट इज अ निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इशूड इन फॉर्म ऑफ यूजेंस प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ये निगोशिएबल होता है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ये यूजेंस में के फॉर्म में था। यूजेंस का मतलब बच्चे क्या होता है? व्हाट इज यूजेंस? ठीक है, यूजेंस का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के बाद इसको दिया जाता है। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल अ मार्केट? अ कॉल मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ फीचर ऑफ इक्विटी एज वेल एज डिबेंचर। ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इक्विटी और डिबेंचर के दोनों के फीचर्स होते हैं बच्चे? अगर आपको अगर ऐसा कुछ मिलेगा उसे कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इक्विटी के भी फीचर्स मिलेंगे और डिबेंचर्स के भी मिलेंगे। डिबेंचर्स मतलब एक लोन होता है, इक्विटी मतलब जिसकी सिक्योरिटी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ स्वैप आर देयर इन डेरिवेटिव मार्केट? बोल रहे बच्चे कितने टाइप के स्वैप होते हैं? स्वैप मतलब एक टाइप का एक्सचेंज। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, अगर आपने पढ़ा होगा तो बच्चे कितने टाइप के स्वैप है? तो उसने बोला है कि नॉर्मल दो टाइप के स्वैप होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट और एक होता है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सब चीज़ों को। अच्छा, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है? पार्टिसिपेटरी नोट का मतलब होता है बच्चे, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय फॉरेन फंड, इट इज़ नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक ट्रेडिंग बिकॉज इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अगर आपको फॉरेन से अगर पैसे लेने या देने हैं, नॉर्मल आपको देने ही होते हैं, तो आपको वो लोग एक पार्टिसिपेटरी नोट देंगे। ये नोट का मतलब है कि जो कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, वो अब्रॉड की कंपनी है। व्हाट इज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी? डेटेड मतलब एक डेट दिया होगा, वो डेट पे आपको आपका मैच्योरिटी का अमाउंट दिया जाएगा। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, दे कैरी फिक्स और फ्लोटिंग कूपन विच आर पेड ऑन द फेस वैल्यू एंड पेबल एट अ फिक्स टाइम पीरियड। डेटेड मतलब डेट के ऊपर, एक डेट के बाद। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज असेट सिक्योरिटाइजेशन? इसका मतलब क्या होता है? असेट सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एक होता है इलिक्विड असेट। इलिक्विड का मतलब जिसका पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको लगा कि भाई पैसे तो अभी मिलेंगे नहीं, तो ऐसे असेट को अगर मैं लिक्विड कर दूंगा, अगर ऐसे असेट से अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाएंगे, उसे कहेंगे असेट सिक्योरिटाइजेशन, मतलब इलिक्विड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिसका पैसा मिलना मुश्किल था बट आपको पैसे मिल गए, उसे कहेंगे असेट सिक्योरिटाइजेशन। ये पूछा गया बच्चे, द मैक्सिमम मैच्योरिटी डेज ऑफ होल्डिंग कमर्शियल पेपर। अच्छा, कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम जो मैच्योरिटी होता है वो कितना होता है बच्चे? 270 डेज होता है। ठीक है, हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स? सेंसेक्स में कितनी कंपनी है? तो बच्चे वो 30 है। व्हेन वाज निफ्टी एस्टैब्लिश? निफ्टी कौन से ईयर में आया था? तो 1996 में आया था। कौन से? 1996 में आया था। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी। बच्चा बोल रहा है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मतलब एक ऐसा रेट जो, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मतलब एक ऐसा रेट जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, बट वो रेट आज डिसाइड होगा। रेट हैज़ टू बी डिसाइडेड टुडे। रेट आज डिसाइड होगा, बट जो भी ट्रांसफ़र होगा करेंसीज का या फिर कुछ भी, वो फ्यूचर में होने वाला है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रीवेलिंग टुडे, ये आज के दिन का रेट होता है जो फ्यूचर में डिलीवरी मिलने वाली होती है। ओके, द मनी मार्केट वेयर डेट एंड स्टॉक आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर। क्या बोल रहा? एक ऐसा मनी मार्केट जहाँ पर एक ऐसा मनी मार्केट बोल रहा है कि जो मैच्योरिटी है या फिर जो भी पेमेंट होने वाला है वो 1 साल के ऊपर होने वाला है। जो भी बोरोविंग और लैंडिंग होती है वो 1 ईयर के ऊपर की होती है, मोर देन अ ईयर होता है बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल मार्केट होगा। अगर वो लेस देन अ ईयर होता, अगर ईयर से छोटा होता तो वो मनी मार्केट होता। द टाइप ऑफ मार्केट इन विच सिक्योरिटी विथ लेस देन ईयर। अच्छा, ये देखो यहाँ पर आ भी गया वो कि 1 साल से छोटा है तो वो क्या होगा? मनी मार्केट होगा, सिंपल सा। तो बच्चे मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज क्लियर करने का। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था आपके इकोनॉमिक टीवा बीकॉम 5 सेम का। आई नो कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बच्चे आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसके ऊपर एमसीक्यूज अपलोड कर दूँ। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी होगा, वहाँ पर आप मुझे अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा, अपने बेस्ट दूंगा कि आपकी क्वेरीज और आपके सब कुछ सॉल्व हो जाए। फॉर मोर डिटेल और कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज है तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप करना। ठीक है, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा आपको। तो आपका एग्ज़ाम का प्रिपेयर करिए। मैं तो हूँ आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।